हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं लूसेंट का प्राचीन इतिहास का बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ बच्चों। जो बच्चों वीवीआई नोट्स है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है बच्चों। आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे, सीधा नोट्स बच्चों, यहाँ से आपको एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन बन जरूर जाता है बच्चों। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा बच्चों। लूसेंट का बुक है बच्चों, आप सभी को पता है कि ये बुक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले। चलिए, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिएगा बच्चों, भारत का इतिहास, ठीक है। मैं आपको एक एक करके सारा बुक कंप्लीट करवा दूंगा बच्चों। देखिए, हम लोग बुक को रीडिंग डालना है और उसमें से इंपॉर्टेंट नोट्स को बाहर निकालना है, ठीक है। देखिएगा, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, ठीक है। जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश की जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्ष के द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, ठीक है बच्चों। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे बच्चों। मध्यकाल में मध्यकाल में देश को हिंदुस्तान कहे जाने लगा और यह देश भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। इंदे के आधार पे अंग्रेज। आई होप कि इसे आप समझ आएंगे। इसमें बच्चों क्या क्या आपको नोट्स मिल गया। देखिए, हिंदू किसे कहते थे? सिंधु को ही हिंदू कहे जाने लगा, ठीक है। इंदे को ही आप लोग अरबी लोग इंडियन कहने लगे, हिंद कहते थे। और इंदे को अरबी लोग इंडियन कहने लगे। और जम्मू द्वीप यानी जामुन के वृक्ष के नीचे बसा हुआ था, इसलिए इसे द्वीप कहते थे, जम्मू द्वीप कहते थे, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले को बहुमत है। नोट्स देखिएगा बच्चों, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, ये इस प्रकार के प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो, मेडिटेरेनियन एंड काकासाइड, निग्राइड और मंगोलाइड कहते थे। याद रखना, भारत में इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है, कि हमको पढ़ने में आसानी हो उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, मतलब बहुत पुराना भारत, ठीक है। दूसरा मध्यकालीन भारत, मतलब बीच का जो समय से भारत में उसे। तीसरा आधुनिक भारत, मतलब आज का जो युग है भारत, उसी के बारे में, ठीक है। हम लोग तीनों पार्ट एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए नोट, सबसे पहले इतिहास के तीन भागों में बांटने का श्रेय किस जाता है? तो जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। देखिए, आपको यहाँ से एग्जाम में बन सकता है कि इतिहास को तीन भागों में बांटने वाले व्यक्ति कहाँ के निवासी थे और उनका नाम क्या था। तो जर्मन थे बच्चों, कहाँ था? जर्मन। और क्या? क्रिस्टोफ सेलियरस, ये आपका नाम हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्राचीन इतिहास। हम लोग फर्स्ट भाग पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, ठीक है। देखिएगा, आज इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर मध्य दूसरे वीडियो में और आधुनिक तीसरे वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य चार स्रोतों से प्राप्त होती है। फर्स्ट, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व साक्ष्य, ठीक है। देखिए, पहला धर्म ग्रंथ क्या है बच्चों? धर्म ग्रंथ एक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। देखिएगा बच्चों, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है। मतलब सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है बच्चों, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव मिल गया, जिसके संकलनकर्ता महर्षि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास वसुदेव कुटुंब का उपदेश देता है बच्चों, ठीक है। भारतीय परंपरा वेदों की नित्य और अपृश्य मानती है। वेद चार होते हैं, याद रखना बच्चों। वेद कितने होते हैं? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं इन वेदों को संहिता कहा जाता है बच्चों। वेद कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और इन चार वेदों को क्या कहा गया? संहिता कहा गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, कि ऋग्वेद। आइए ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो आप बोलो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ऋग इसमें 10 मंडल, कितने? 10 मंडल
1028 सूक्त, वालखिले पाठ 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। जो इस ऋग्वेद में होने वाले मंत्र के उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, उसे होत्रु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद में हमें ईश्वर का साक्ष्य यानी सबूत मिलता है कि हाँ ईश्वर है। आगे देखिएगा, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसलिए कभी कभी कहा गया कि गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और लास्ट में बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है, ये भूलना नहीं। इसमें 9 मंडल देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुश्रण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। बच्चों 4 वर्ण कौन कौन से है? याद रखना, पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। याद रखना, आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं को, जांघाओं और चरणों में उत्पन्न हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा बच्चों, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अन्य शब्द अधन शब्द को संबंध गाय से है। ठीक है, देखिएगा नोट्स देखिएगा, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों को, स्थितियों को, व्यवसायों को, दायित्वों को, कर्तव्य विशेष अधिकारी को स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ईसा पूर्व या ईसवी। ठीक है, देखिए वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीहा के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीहा के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व यानी बीसी, आप कहीं के देखेंगे बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट, बीसी का फुल फॉर्म हुआ, उसे कहा जाता था। ईसा पूर्व में वर्षों के गिनती उल्टी दिशा में होती है। याद रखना बच्चों, ईसा पूर्व में जहाँ पर ईसा पूर्व लिखे वहाँ वर्षों को उल्टा गिना जाता है, और जहाँ ईसवी रहता है वहाँ पे सीधे है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ एवं मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। देखिए उल्टा चला ना, 563 से 483 उल्टा गया। ठीक है, यानी इसे मसीहा के जन्म के 563 ईसा पूर्व जो है महात्मा बुद्ध का जन्म 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीहा जन्म की स्थिति में आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता था। क्या कहलाता था बच्चों? सन कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता था, मतलब ईसवी। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द में एडी भी लिखा जाता है। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा एडी और बीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है बच्चों, ये था यजुर्वेद। अब ये था ऋग्वेद। अब आते हैं पढ़ते यजुर्वेद। ऋग्वेद के बारे में हमको पता चल गया कि क्या क्या बात है इसमें। ईसा पूर्व को, ईसवी को हम लोग पहले गिनते हैं। इसमें भगवंतार के बहुत सारे स्रोत मिलते हैं। मंत्र भी ये क्या बोलते हैं, शांति मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो है बच्चों, यहाँ से भी लिया गया है। जिसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं। ठीक है, मंत्र बोलते हैं। और 200 ऋचाव है, 250 इंद्र की अग्नि के लिए रचा गई है। ठीक है, इसी में रचा गया है। अब पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद देखिएगा बच्चों, यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। आपसे पूछेगा कि यजुर्वेद किसे कहते हैं, तो आप बोलना सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्य कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। ठीक है बच्चों, बस इतना था आपको यजुर्वेद के बारे में पढ़ना। ठीक है, अब पढ़ते हैं सामवेद। ठीक है, चलिए देखिएगा सामवेद क्या है बच्चों। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। क्या है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसके संकलन के ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता
है। यजुर्वेद सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है बच्चों। ये था सामवेद। अब हम लोग पढ़ते हैं अथर्ववेद बच्चों। अथर्ववेद देखिएगा, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों की विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रग प्रगति गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद परीक्षित कुरुओं को राजा कहा गया है तथा कुरुओं के देश में समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है बच्चों। ये है बच्चों अथर्ववेद था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बच्चों, इसके कुछ टॉपिक है उसे समझ लेते हैं। सतपथ में गंधार, शल्य, कैके, गुरु, पंचाल, कौशल, विदो आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है बच्चों। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 1008 है, जिनमें 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मण की व्याख्या की गई है। स्त्री के सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिससे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष को तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। अगर पुरुष को, जैसे पुरुष के लिए एक जुआ और शराब दोष है, तो तीसरा नंबर पे स्त्री भी एक दोष बताई गई है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्त्री आगे देखिए, उसके बाद क्या है कि सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। सतपथ में, कि अगर आपसे पूछा जाए किस सतपथ में ब्राह्मणों को स्त्री की, तो सतपथ में, किसमें, सतपथ में अर्धांगिनी कहा गया पुरुषों को। पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया स्त्री को। ठीक है, जाबालोपनिषद बच्चों क्या है, जाबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों से सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह संगु काल का मानक ग्रंथ है। नारक स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये पढ़ते वेदांग एवं सूत्र। वेदांग और सूत्र बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह शिक्षा, शुद्ध, उच्चारण, शस्त्र, कल्प, कर्मकांडीय, विधि, निषक्त, शब्दों में व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिषी। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि, विद्वानों, कर्मकांड तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। आगे देखिए, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौद्धयान, आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्र में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। देखिए, एक ये हो गया ऑब्जेक्टिव। सूत्र में सबसे प्राचीन कौन कौन माना गया बच्चों, तो कौन धर्म सूत्र, तो गौतम धर्म सूत्र। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराण बच्चों, पुराण क्या है बच्चों, तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में राजाओं के वैशाली में पाई जाती है। देखिए, पुराण जो है, विष्णु पुराण किस संबंध से, तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से। वायु पुराण गुप्त वंश से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। नोट जो है, पुराण में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। एक चीज और मिला आपको, स्त्रियां और शूद्र जो नीच जाति के थे उसे शूद्र बोला जाता है। ठीक है, लोअर कास्ट, उसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्निपुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य।
ठीक है। देखिए बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। देखिए यहाँ से ये आपका नोट निकाल लीजिए, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो कथा वस्तु है। ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। आगे देखिए, जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध में विवरण में मिलता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त में है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शाम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी, राजतरंगिणी मतलब राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासक का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय वृत्तांत चाचनामा लेखक अली अहमद से सुरक्षित है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए बच्चों। अष्टधाई संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, तो पाणिनि है। ठीक है, ठीक है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए। अष्टधाई से में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा बच्चों। विदेशी यात्राओं में मिलने वाली प्रमुख जानकारी। देखिए, यह ईरान का टेसियस, यह ईरान का राजवेत्ता, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। फिर आपका आता है हेरोडोटस। बच्चों देखिए, हेरोडोटस ये इंपॉर्टेंट है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेक्सिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण के अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर को राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगनी समाज संस्कृति के विषय में लिखा था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। बोलता है क्या कि डाइमेकस, यह सीरियस नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग में संबंधित है। आगे देखिएगा। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिल्डेस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक सुनिएगा बच्चों। फायान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरा है बच्चों हेनसांग। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। एक नोट से बच्चों इंपॉर्टेंट, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो हर्षवर्धन के काल में, याद रखना। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूका नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा को साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा को भी पूजन किया था बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं और दिया हुआ है बच्चों नोट। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है,
इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का भी वर्णन किया है। अब पढ़ते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक बच्चों अल बुरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बुरूनी ख्वारिज़म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन के भार तौल तथा मापन विधियों के मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद अब आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या है कि इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा गया है। तो देखिए रेहला किसे कहा गया, तो बोलना है आपको कि इब्न बतूता जिसमें यात्रा वृत्तांत लिखा गया उसे रेहला कहा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्ति किया। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा कुछ नहीं है, अन्य लेखक है तारानाथ। देखिए तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तारानाथ से। अब आते हैं मार्को पोलो। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब आता है पुरातत्व। पुरातत्व मतलब संबंधित साक्ष्य, मतलब सबूत मिलने वाली जानकारी। देखिए भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और 1400 ईस्वी में अभिलेख बोगाज काई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वैसनगर विदिशा गुरुड़ अष्टम लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा में अभिलेख में है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्या है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने की भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। ठीक है, 7 वन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के द्वारा आधार पर लिखा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या है कि रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं। यह मनुष्य के साथ उसके पहले पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। देखो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत सिक्के। इसी को साहित्य में कार्पासन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। किसने किया था, तो यवन शासकों ने, भूलना मत बच्चों। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के के में उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब आगे देखिए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया, तो बता दिए। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। नोट देखिए, सबसे पहले भारत पर के संबंध में बर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण अभिलेख है, कुछ देख लीजिएगा बच्चों। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ मिलता है, कौन सा शासक, कलिंग राजा खरगवाल। जूनागढ़ गिरना में रुद्रादामन। नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख में समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख में पुलिकेशन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त एवं देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन। ठीक है, और नोट अभिलेखों के अध्ययन को इपीग्राफ कहता है। क्या बच्चों, अभिलेखन के अध्ययन को इपीग्राफ कहते हैं। याद रखना बच्चों, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों को कला द्रविड़ शैली कहा था। उत्तर भारत को नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों को द्रविड़ शैली कहा जाता था। भूलना मत बच्चों, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा और अतः यह वैसर शैली कहलाती है।
पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो, ब्रह्मशेरवर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवघर उत्तर प्रदेश, गौड़ीश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ठीक है, ये सब उदाहरण है बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे है कि प्रागैतिहासिक काल। अब यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अभी क्या पढ़ा है बच्चों? प्राचीन इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है ना प्यारे बच्चों, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो बच्चों पहले इसमें आपको ये कहता है प्रागैतिहासिक काल, तो फर्स्ट टॉपिक तो पढ़ा दिया। ये जो दूसरा टॉपिक है ये आपको दूसरे अध्याय में कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है बच्चों आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम हर एक दिन नए नए टॉपिक वीडियो अपलोड करते रहते हैं बच्चों। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है बच्चों। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगला वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।